हेलो एवरीवन। आज हम अपने एरा ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म के टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं फर्दर। हम इस टॉपिक में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ग्रोथ कैसे हुई मिलिटेंट नेशनलिज्म की, एक्सट्रीमिस्ट लीडर भी जिन्हें बोला जाता है उनकी ग्रोथ कैसे हुई, और जो स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट हुई उसमें हमारे नेशनलिस्ट का क्या रोल रहा था, हमारे कॉमन मासेस का क्या रोल रहा था, और ये एक्चुअल में हुई क्यों थी स्टार्ट मूवमेंट, इन्हें भी हम डिस्कस कर चुके हैं। प्राइमरी रीज़न इनकी स्टार्ट होने का यही था कि जो पार्टीशन ऑफ बंगाल का डिसीजन था बाय लॉर्ड कर्जन 1903 में उन्होंने डिसीजन लिया था, और एक्चुअल में जो ये पार्टीशन था 1905 में ऑफिशियल कर दिया गया था। और इस डिसीजन की वजह से ही हमारे जो लोग थे और लीडर्स थे उन्होंने एक डेमोन्स्ट्रेशन के तरीके से इन मूवमेंट को बर्थ दिया था कि हम अपनी जो एजिटेशन दिखाएंगे वो ब्रिटिश गुड्स को बॉयकॉट करके दिखाएंगे। और जो हमारी मूवमेंट थी एक्सट्रीमिस्ट्स के अंदर क्या रही हमने वो भी डिस्कस करा, और मॉडरेट्स के अंदर भी कैसी रही वो भी डिस्कस करा। एनलमेंट ऑफ पार्टीशन, जो ये लॉर्ड कर्जन का डिसीजन था पार्टीशन का, वो एनलमेंट इन द सेंस कि उसे वापस ले लिया गया था उस पार्टीशन के डिसीजन को 1911 में। तो वो क्यों हुआ था वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। बेसिकली इसलिए हुआ था क्योंकि जो मूवमेंट थी हमारी इसने ब्रिटिश रूल को काफ़ी जो है नुकसान पहुंचाया था, और काफ़ी लार्ज स्केल पे दंगे वगैरह हो चुके थे, तो इसलिए ब्रिटिश ने इन दी एंड अपने इस डिसीजन को वापस ले ही लिया। आज हम देखेंगे कि जो स्वदेशी मूवमेंट और बॉयकॉट मूवमेंट थी ये, इसकी इवैल्यूएशन करेंगे हम कि भाई क्या क्या हुआ था ऐसा जिसकी वजह से मूवमेंट जो है एक लार्ज स्केल मूवमेंट, एक कंप्लीट जो है काफ़ी ईयर तक चलने वाली मूवमेंट नहीं हो पाई और फेड हो गई थी ये मूवमेंट। तो उसके रीजंस आज हम देखेंगे। सो लेट्स कंटिन्यू। सो फर्स्ट पॉइंट है हमारा द मूवमेंट वीकेंड्स। तो 1908 तक जो मूवमेंट है वो ऑलमोस्ट ओवर हो चुका था उसका ओपन फेज़ इन द सेंस जब लार्ज स्केल इन्वॉल्वमेंट थी लोगों की जिसमें, और डेमोन्स्ट्रेशन बेसिकली डेली चल रहे थे, वो सब अब ऑलमोस्ट ओवर हो चुका था वो वाला फेज़। तो देख सकते हैं कि वीक होने लग गई थी, फेड होने लग गई थी 1908 तक। तो पहला पॉइंट जो हमें दिया गया है वो ये है कि देयर वॉज सिवियर गवर्नमेंट रिप्रेशन। सिवियर इन द सेंस कि जो गवर्नमेंट का रिप्रेशन था, जो ब्रिटिश का जो लोगों के प्रति उनका, और लीडर्स के प्रति, लोगों के प्रति, जो वीमेन के प्रति, स्टूडेंट्स के अगेंस्ट जो भी उनका रिएक्शन था वो बहुत सिवियर होने लग गया था। उन्हें कॉलेजेस वगैरह से जो है डिस्क्वालीफाई करने लग गए थे। ये भी बोल दिया गया था कि गवर्नमेंट जॉब में आपको कभी नहीं लेंगे। तो बेसिकली जो रिप्रेशन इन द सेंस कि जो लोगों को दबाने लग गई थी ब्रिटिश सरकार इस मूवमेंट के वजह से, उसकी जो सिवियरिटी थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। इसी वजह से जो है एक तरीके से जो मूवमेंट है वो धीरे धीरे वीक होने लग गई। लोग जो है ये सोचने लग गए कि भाई हमारी रोज़ी रोटी कैसे चलेगी अगर हमें नौकरी नहीं मिलेगी, और अगर ब्रिटिश हमें जेल वगैरह में डाल देंगे तो हम अपनी एजुकेशन कैसे करेंगे। तो लोगों में एक ये वाला फैक्टर आने लग गया था कि जो हमारी लाइफ है वो अफेक्ट हो रही है एक तरीके से इस मूवमेंट की वजह से। इसलिए भी जो रिप्रेशन था, इस रिप्रेशन की वजह से लोग भी अब पीछे हटने लग गए थे धीरे धीरे। बढ़ते हैं अपने सेकंड पॉइंट की तरफ जिसमें है द मूवमेंट फेल्ड टू क्रिएट एन इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन और ए पार्टी स्ट्रक्चर। तो जो मूवमेंट है इट फेल्ड टू क्रिएट एन इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन और पार्टी स्ट्रक्चर। तो एक पार्टी का जो इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है, और जो आईएनसी का भी बेसिकली एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होता, कोर स्ट्रक्चर होता, इसमें जो मूवमेंट है ये फेल हो गई थी इस स्ट्रक्चर को क्रिएट करने में, फाउंडेशन को क्रिएट करने में। ऑर्गेनाइजेशन जो है इफेक्टिव नहीं थी, लीडर्स में खुद में डिस्प्यूट्स थे। तो काफ़ी सारे ऐसे नेगेटिव फैक्टर्स भी थे मूवमेंट में जिसने इस मूवमेंट को जो है ज़्यादा एक बड़े स्केल पे जाने नहीं दिया था। It threw up an entire range of techniques that later came to be associated with Gandhian politics: non cooperation, passive resistance, filling of British jails, social reforms, and constructive work, but failed to give these techniques a disciplined focus. इसमें जो ये लिखा हुआ है कि इट थ्रू अप एन एंटायर रेंज ऑफ टेक्निक्स, तो रेंज ऑफ टेक्निक्स से मतलब इनका ये है कि ये जो जो पैसिव रेजिस्टेंस है, जो नॉन कॉपरेशन है, बेसिकली नॉन कॉपरेशन स्वदेशी मूवमेंट, एक तरीके से बॉयकॉट जो मूवमेंट थी हमारी, तो इनके प्रेडिसेसर ही थी ये, और ये सारी स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट में ही जो है उत्पन्न हुई थी कंट्री में। ब्रिटिश जेल्स का भरना, सोशल रिफॉर्म्स आए थे उस टाइम पे कितने सारे, कंस्ट्रक्टिव वर्क स्टार्ट हुआ था, बिजनेस स्टार्ट हुए थे, और ये नॉन कॉपरेशन का तो बेसिकली फंडामेंटल था ही स्वदेशी मूवमेंट का। तो ये सब जो है इस मूवमेंट में ही जो है राइज हुई ये चीज़ें, लेकिन ये लार्ज स्केल पे नहीं गई, और इनको जो है एक तरीके का डिसिप्लिन फोकस भी नहीं मिला। बेसिकली इससे हम ये देख सकते हैं कि जो लीडरशिप थी कहीं ना कहीं उसमें एक कमी रही थी, जिसकी वजह से कोई फोकस नहीं था, डिसिप्लिन नहीं था लोगों में। मतलब लोग उतर तो गए थे, लेकिन वो जो एक्साइटमेंट थी और एक फीलिंग थी वो धीरे धीरे फेड होने लग गई थी। थर्ड पॉइंट है हमारा द मूवमेंट वॉज लेफ्ट लीडरलेस, विद मोस्ट ऑफ द लीडर्स आइदर अरेस्टेड और डिपोर्टेड बाय 1908।
एंड विद औरोबिंदो घोष एंड बिपिन चंद्रपाल रिटायरिंग फ्रॉम एक्टिव पॉलिटिक्स। तो जो हमारे एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे औरोबिंदो घोष, बिपिन चंद्रपाल, उन्होंने पॉलिटिक्स में से रिटायरमेंट ले ली थी, लीडरशिप गायब होने लग गई थी। 1908 में तिलक को अरेस्ट भी कर लिया गया था, जिसमें उन्हें 6 साल के लिए सज़ा सुनाई गई थी। तो बेसिकली जो सारे बड़े बड़े फेसेस थे इस मूवमेंट के, वो ही जब चले गए थे, उनको या तो अरेस्ट कर लिया था या उनको रिप्रेस कर दिया गया था, उनके अगेंस्ट काफ़ी एक्शन ले लिए गए थे। तो उसकी वजह से भी एक लीडरशिप कम्प्लीटली डिसअपियर हो चुकी थी, और विदाउट लीडरशिप हमारे मासेस जो है वो फॉरवर्ड मूव कर ही नहीं सकते थे। इसी वजह से भी एक तरीके से जो मूवमेंट है वो आगे चलते 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 वो वीकन हो गई। फोर्थ पॉइंट है हमारा इंटरनल डिस्प्यूट्स अमंग लीडर्स मैग्नीफाइड बाय द सूरत स्प्लिट डिड मच हार्म टू द मूवमेंट। तो डिस्प्यूट्स तो हम ऑलरेडी पढ़ते ही आ रहे हैं, जो डिफरेंसेस का टॉपिक भी हम अपनी वीडियो में कवर कर चुके हैं प्रीवियस लेसन्स में, कि जो डिफरेंसेस थे हमारे मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट लीडर में, उसने कैसे नेशनलिज्म को एक तरीके से डिसरप्ट करा, क्योंकि कहीं ना कहीं उनमें एक जो है यूनियन की कमी थी, एक उनकी आइडियोलॉजीज़ तो बेसिकली कम्प्लीटली डिफरेंट थी। गोल भले ही एक था कि भाई हमारे इंडिया में जो है डेवलपमेंट चाहिए, इंडिया की तरक्की चाहिए, लेकिन उनकी आइडियोलॉजीज़ जो है डिफ़र करती थी बहुत लार्ज स्केल पे। और कहने का वो एक ही पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर थे कि भाई आईएनसी के ही बंदे हैं हम, और उसी में ही जब ऐसी दरार आ जाती है, जब दोनों के आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस कम्प्लीटली ओपोजिट हैं, कि भाई एक नॉर्थ पोल है तो एक साउथ पोल है, तो वो भी एक मेन रीज़न रहा है इस मूवमेंट के कहीं ना कहीं वीकन होने का, और जिसको हम आगे डिस्कस भी करेंगे इन द फॉर्म ऑफ सूरत स्प्लिट। ये जो आइकॉनिक सूरत स्प्लिट है, इसमें कांग्रेस हमारी इवेंचुअली स्प्लिट हो जाएगी, और सूरत स्प्लिट के बाद तो फिर जो है प्रॉपर एक तरीके से कम्प्लीटली जो है स्प्लिट हो गए थे हमारे जो लीडर्स थे, और जो लीडरशिप थी उसका भी एक तरीके से डिवीज़न जो है क्रिएट हो गया था। उसकी वजह से भी ये जो मूवमेंट है कहीं ना कहीं कमज़ोर हुई, लोगों में भी फिर जो है सवाल उठने लग गया, यार हमारे तो लीडर्स ही अलग होने लग गए हैं, अब हम इसको कैसे आगे लेके जाएं। तो ये भी कहीं ना कहीं बातें आ चुकी थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द मूवमेंट इंस्पायर्ड द पीपल बट डिड नॉट नो हाउ टू यूटिलाइज द न्यूली रिलीज एनर्जी और हाउ टू फाइंड न्यू फॉर्म्स टू गिव एक्सप्रेशंस टू पॉपुलर रिजेंटमेंट। तो बेसिकली मूवमेंट ने लोगों को इंस्पायर तो करा नेशनलिज्म के टूवर्ड्स अपनी आवाज़ उठाने के लिए, और एक नेशनलिज्म में पार्टेक करने के लिए, ब्रिटिश राज के अगेंस्ट अपना जो है गुस्सा दिखाने के लिए, और स्वराज की बातें भी आ गई थी, सब कुछ हो चुका था, लेकिन लोगों को एक चैनलाइजेशन नहीं थी। लीडरशिप की कहीं ना कहीं कमी ऐसी थी कि लोगों को वो चैनल नहीं कर पाए एक तरीके से। एनर्जी जो पैदा हुई थी लोगों में नेशनलिज्म के प्रति, एक जो आग जागी थी उस ज़माने में लोगों में, पहली बार मासेस की जो इन्वॉल्वमेंट थी, मासेस की भी इन द सेंस की लार्ज स्केल इन्वॉल्वमेंट वीमेन की भी थी, तो उसे जो एक्सप्रेस कैसे करा जाए, उसको फॉर्म कैसी दी जाए नई एक्सप्रेशन करने की, अपने जो है जो आवाज़ है उसको हम कैसे उठाएं, इसने भी कहीं ना कहीं वीकन करा मूवमेंट को। नेक्स्ट है हमारा, द मूवमेंट लार्जली रिमेन्ड कन्फाइंड टू द अपर एंड मिडिल क्लासेस एंड जमींदार्स एंड फेल टू रीच द मासेस स्पेशली द पेजेंट्री। तो हम ये पढ़ चुके हैं कि भाई जो मूवमेंट है इसमें मासेस की इन्वॉल्वमेंट थी, ऑब्वियसली थी, बट वो अभी भी उस स्केल तक नहीं थी जिस स्केल तक इसे एक रेवोल्यूशनरी मूवमेंट, एक नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट जैसा इसे जो है टाइटल दिया जाए। इसी वजह से ये आगे जाके धीमी होती गई, और जो मासेस थे भी उन्हें भी रिप्रेस कर दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा। तो ऑब्वियसली जब मासेस में भी एक तरीके का जो है यूनियन नहीं थी, बहुत कम मासेस थे, कुछ इन्वॉल्व ही नहीं थे, तो जो इन्वॉल्व थे उन्हें भी ये लगा कि यार हम क्यों इन्वॉल्व हो रहे हैं जिसमें फिर हमारी जानें भी जा रही हैं, हमें नौकरियां भी नहीं मिल रही। तो वो भी धीरे धीरे फिर पीछे हटते गए, और जो इसमें मासेस थे वो अपर क्लास के थे, मिडिल क्लास के थे, ज़मींदार क्लास के लोग ज़्यादा इन्वॉल्व थे। जो पेजेंट्री क्लास थी वो तो बिल्कुल एब्सेंट ही थी एक तरीके से। तो मासेस का रोल था, ऑब्वियसली पढ़ चुके हैं हम प्रीवियस पार्ट्स में, कि भाई मासेस को हमारे एक्सट्रीमिस्ट जो लीडर थे उन्होंने काफ़ी हद तक लाने की, एक जोड़ने की कोशिश करी, उनमें एक पॉलिटिकल अवेयरनेस पैदा करने की कोशिश करी। लेकिन इस पीरियड तक भी 1908 का जो ये पीरियड है, 1911 तक का ये जो पीरियड है, ये मिसिंग है कहीं ना कहीं तक। वो जो फीलिंग है ना अपनी कंट्री के टूवर्ड्स, जो फीलिंग होती है एक देशभक्ति की और एक यूनिफाइड गोल की, भाई हमारा एक विज़न है कि हमें अपनी देश की आज़ादी चाहिए, वो वाली फीलिंग अभी हम देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर एरा जो थी ये हमारे नेशनलिज्म की, इस एरा में मिसिंग था। आगे लेकिन हम देखेंगे कि ये जो 1919 का पीरियड जब स्टार्ट होगा, गांधीयन एरा स्टार्ट होगी 1920 1919 से, तब जो है वो नेक्स्ट स्केल पे पहुंच जाएगी हमारे। इससे लीडरशिप की हमें वो भी दिखेगा कि भाई लीडरशिप कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी रेवोल्यूशनरी मूवमेंट को जो है आगे लेके जाने तक। ऐसा नहीं है कि जो हमारे ये लीडर्स थे, जो हमारे मॉडरेट्स, एक्सट्रीमिस्ट्स या उनसे भी पुराने जो लीडर्स रह चुके हैं उनमें कमी थी। वो एक टाइम की बात है कि
थिंकिंग की, एजुकेशन की, और भी जो फैक्टर्स हैं जो अपनी उन्होंने पूरी कोशिश करी फिर भी वो मोटिवेट नहीं कर पाए, तो उसमें हम लीडरशिप की कमी एक तरीके से कह भी सकते हैं और नहीं भी कह सकते हैं कि भाई मासेस भी खुद भी अपनी तरफ से जो है ज़्यादा इन्वॉल्व होने की मोटिवेशन नहीं रखते थे उस टाइम तक, जो कि ऑब्वियसली गांधीयन एरा में जाके ये जो कम्प्लीटली जो है यू टर्न ले लेगी ये वाली चीज़। तो वो हम डिस्कस करेंगे अपनी वीडियोज़ में गांधीयन एरा की। जो हम करंटली डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि मूवमेंट जो वीकन हुई वो क्यों हुई। तो एक इसमें यह है कि भाई नॉन कॉपरेशन और पैसिव रेजिस्टेंस का जो फार्मूला दिया गया था वो मेयर आइडियाज़ ही रहे थे, सिर्फ मेयर आइडियाज़ इन द सेंस कि वो बस आइडियाज़ के फॉर्मेट में ही थे, उनकी एप्लीकेबिलिटी जो रियल लाइफ सिनेरियो था उसमें कम थी। कहने का मतलब है जो रियल लाइफ में नॉन कॉपरेशन की जो आइडियाज़ थे कि भाई कॉपरेट नहीं करना है ब्रिटिश के साथ, उनका गुड्स नहीं लेना है, मतलब लोग उसे कर तो रहे थे अप्लाई फिर भी, लेकिन ऐसा नहीं था कि फुल्ली एप्लीकेबल हो गया, वो 100% नहीं था। और पैसिव रेजिस्टेंस भी उसमें से एक है कि लोग थे तो इन्वॉल्व कि भाई हम पैसिवली रेजिस्ट करेंगे ब्रिटिश राज को, उनकी एजिटेशन को, उनके रिप्रेसिव मेजर्स को, बट ये इसमें भी 100% जो है इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, इसलिए भी मूवमेंट जो है आगे जाके सफल नहीं हो पाई। लास्ट हमारा पॉइंट है इस सेक्शन का वो ये है कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सस्टेन ए मास बेस्ड मूवमेंट एट ए हाई पिच फॉर टू लॉन्ग। तो इसमें यही लिखा हुआ है कि जो मास बेस्ड मूवमेंट्स होती हैं जिसमें जो जनता है जिसकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा स्केल पे होती है, बहुत बड़े स्केल पे होती है और होनी चाहिए, उसको सस्टेन करना, सस्टेन इन द सेंस उसको बहुत लंबे पीरियड तक चलाते रहना और बहुत लंबे पीरियड तक लोगों में वो फीलिंग लाए रखना, वो बहुत मुश्किल है। और वो मुश्किल प्राइमरीली इसलिए है कि मासेस को जब तक आप फुल्ली एक तरीके से अवेयर नहीं करेंगे कि उनका गोल क्या है और फुल्ली एक तरीके से यूनिफिकेशन नहीं होगी, ग्रुप्स नहीं होंगे, डेली ये नहीं होगा, लोगों के माइंड में ये बात नहीं डाली जाएगी कि भाई हमें आज़ादी चाहिए, हमें ब्रिटिश के साथ कुछ नहीं करना, हमें उनकी सरकारी नौकरी नहीं करनी, हमें कुछ नहीं करना, हमें उन्हें निकालना है यहाँ से। तो ये जो फैक्टर जब तक मासेस में नहीं आता तो मासेस धीरे धीरे अपने एक तरीके से खुद की लाइफ को वो देखते हैं कि हमारी जो लाइफ है वो अफेक्ट हो रही है, क्योंकि जो हम कर रहे हैं अभी उससे तो फ़र्क पड़ नहीं रहा ज़्यादा, कि भाई अभी भी ब्रिटिश यहीं है, अभी भी वो अपनी पॉलिसीज़ पे अड़े हुए हैं, भले ही वो एक दो पॉलिसीज़ को वापस ले लेते हैं ऐसी एजिटेशन से, लेकिन वो प्राइमरी जो उनकी आइडियोलॉजी होती है वो हिलते नहीं है उससे इतनी आसानी से। और वहीं जो है फिर नेगेटिव फैक्टर हमारे मासेस का ये आ जाता है कि वो उससे डीमोटिवेट हो जाते हैं उस पर्टिकुलर चीज़ से कि यार हम तो इतना प्रयत्न कर भी रहे हैं अपनी तरफ से फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा, तो छोड़ो। तो ये वाली जब बात आ जाती है तो कोई भी मूवमेंट हो चाहे वो किसी भी स्केल की हो वो आगे बढ़ ही नहीं सकती। लेकिन जो है ये हम ऑब्वियसली मैं डिस्कस कर ही चुका हूँ कि ये सारा जो है हम गांधीयन एरा में देखेंगे कि ये कैसे कम्प्लीटली 360 डिग्री जो हमारे मासेस का है माइंडसेट घूम जाएगा, जो हमारी लीडरशिप आएगी अब अगली महात्मा गांधी जी के अंडर जो लीडरशिप आएगी और भी बड़े बड़े लीडर्स हम देखेंगे अब आगे जाके कि वो कैसे हमारे मासेस को ऐसे जो है उनके माइंडसेट को कैसे कन्वर्ट करते हैं टुवर्ड्स ब्रिटिश। अब कोशिश तो हमारी पूरी हमारे मॉडरेट्स ने भी करी, हमारे एक्सट्रीमिस्ट ने भी करी, हमारे औरोबिंदो घोष ने भी करी, हमारे दादा भाई नौरोजी ने भी करी तो इन्होंने भी खूब कोशिश थी, लेकिन वो आगे कर ही नहीं पाए, आगे उसे कंटिन्यू नहीं कर पाए। उनमें से भी वो फीलिंग कहीं ना कहीं जा चुकी थी, भाई तिलक वगैरह को अरेस्ट कर लिया गया था, तो जो ये ग्रुप है कहीं ना कहीं तक तो अपनी मतलब इनका भी एक ब्रेक पॉइंट होता था उस ज़माने में, क्योंकि मूवमेंट जो थी, क्योंकि जो मूवमेंट थी उसमें इतने लार्ज स्केल का सपोर्ट नहीं था, ऑल इंडिया लेवल का सपोर्ट जो है वो अभी भी मिसिंग था। और जब तक ऑल इंडिया स्केल की मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं होती, एमर्ज नहीं होती, तब तक हमारे जो स्वराज का गोल था, इंडिपेंडेंस का गोल था, वो कभी भी अचीव नहीं हो पाता, जो हम इस पॉइंट में देख चुके हैं। स्वदेशी मूवमेंट की इवैल्यूएशन जो हमने करी, इस इवैल्यूएशन में हमने यही पढ़ा है कि भाई जो मासेस हैं वो भी पीछे हटने लग गए थे, हमारे लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया था, एक तरीके का पेसिमिस्टिक एनवायरनमेंट धीरे धीरे होने लग गया था। जो मूवमेंट स्टार्ट हुई थी 1905 से बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक तरीके से जो गीत गाए जाने लग गए थे और एक वाइब्रेंट एटमॉस्फेयर था, मेले थे, सब कुछ था, वो धीरे धीरे एकदम ही वो फेड होती चली गई लीडरशिप की कमी से। लीडर्स अरेस्टेड हो गए, लीडर्स के खुद के भी एक तरीके से माइंडसेट बदल गया, यार हमने तो बहुत कोशिश करी फिर भी कुछ नहीं हो रहा। तो ये जो एटमॉस्फेयर था, इससे हम ये देख सकते हैं कि दृढ़ निश्चय जो अब आगे हमारे लीडर्स में आएगा वो कहीं ना कहीं मिसिंग था, हमारे मासेस में भी, लीडर्स में भी। नेक्स्ट हम आते हैं अपने अगले पॉइंट पे, जो कि है द मूवमेंट एज ए टर्निंग पॉइंट। तो जो मूवमेंट थी स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट जो हमारी थी,
भले ही एक ये बहुत लंबे समय तक नहीं कंटिन्यू हो पाई थी, लेकिन फिर भी जो इनकी कंट्रीब्यूशन है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में, हमारे हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में, हमारी जो नेशनल मूवमेंट है उसको जो एक तरीके से इन्होंने बेस दिया है, क्या सिग्निफिकेंस रही है इस मूवमेंट की, वो हम जानते हैं। तो डिस्पाइट इट्स ग्रेजुअल डिक्लाइन इनटू इनएक्टिविटी, द मूवमेंट वॉज ए टर्निंग पॉइंट इन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। लेकिन जो मूवमेंट है वो एक टर्निंग पॉइंट था हमारी हिस्ट्री में, एक बहुत बड़ा मोड़ था ये। इससे पहले भी हमने ये पढ़ा है कि कैसे एक छोटी से छोटी मूवमेंट जो है उसने एक नेशनलिज्म को स्लाइटली जो है बूस्ट दिया, पुश करा फॉरवर्ड लोगों में कि फीलिंग उसने, चाहे वो कोई सी भी मूवमेंट रही हो, जैसे हमारा रिवोल्ट ऑफ 1857 था, काफ़ी पुरानी बात है, इस पीरियड से 50 ईयर्स पहले की बात कर रहे हैं हम, लेकिन उसने भी लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग जो है एक तरीके से पैदा करी थी। तो हर मूवमेंट ने जो हमारी हिस्ट्री में है थ्रू आउट, उसने नेशनलिज्म को बूस्ट ही करा है, और इसका भी यही रोल था। Second point है, it proved to be a leap forward in more ways than one. Previously untouched sections such as students, women, workers, some sections of urban and rural population participated. तो ये काफ़ी बड़ा लीप फॉरवर्ड था। लीप फॉरवर्ड इन द सेंस कि एक बहुत बड़ी छलांग थी हमारे प्रीवियस नेशनलिज्म से वर्सेस जो हम अब आगे देखेंगे इस मूवमेंट के बाद, और इस मूवमेंट में भी जो हमने देखा, क्योंकि ये जो मूवमेंट थी इसमें प्रीवियसली अनटच्ड सेक्शंस, अनटच्ड इन द सेंस कि जो किसी भी मूवमेंट में उनका मेजर रोल नहीं होता था, उनकी इन्वॉल्वमेंट जो थी वो बहुत माइन्यूट स्केल पे रहती थी, बहुत कम रहती थी। तो इससे ये एक बहुत बड़ा लीप फॉरवर्ड है, जिससे काफ़ी अर्बन और रूरल पॉपुलेशन भी जिसमें पार्टिसिपेट करा, और विमेन ने भी पार्टिसिपेट करा, तो इन्वॉल्वमेंट बहुत लोगों की होने लग गई थी। इससे ये हम जान सकते हैं कि जो मूवमेंट है भले ही एक ऑल नेशनल लेवल पे ना गई हो, अभी भी इसमें बहुत सारे लूप होल्स थे, लीडरशिप की कमी थी, लीडर्स हमारे थोड़े अभी भी अनट्रेंड थे, कह सकते हैं हम कि एक नेशन के स्ट्रगल को लीड करने के लिए वो अभी प्रिपेयर्ड खुद भी नहीं थे, मासेस भी नहीं थे। लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ी छलांग थी हमारे हिस्ट्री में। ऑल द मेजर ट्रेंड्स ऑफ द नेशनल मूवमेंट फ्रॉम कंजर्वेटिव मॉडरेशन टू पॉलिटिकल एक्सट्रीमिज्म। तो कंजर्वेटिव मॉडरेशन भी देखी हमने, पॉलिटिकल एक्सट्रीमिज़म भी देखा इसी मूवमेंट में, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ भी देखी हमने अपने काफ़ी लीडर्स के द्वारा जो करी गई थी वो भी देखी हमने, सोशलिज़म भी बढ़ता हुआ देखा, कैसे लोगों में एक सोशलिज़म की फीलिंग आ गई थी एक दूसरे के प्रति, एक ऐसा भाव आ गया था कि भाई तरक्की सबकी होनी चाहिए, इंडिजिनस बिजनेसेस की तरक्की होनी चाहिए, लोग उनमें कंट्रीब्यूट करने लग गए थे। तो एक तरीके से सोशलिज़म का एटमॉस्फेयर भी था, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ भी हुई थी। तो सारी एक तरीके से वाइब्रेंट, जैसा कि मैंने कहा था, बहुत डाइवर्स एटमॉस्फेयर था नेशनल मूवमेंट का, और काफ़ी सारे जो ट्रेंड्स हैं, मेजर ट्रेंड्स ऑफ नेशनल मूवमेंट, वो स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट में ही एमर्ज हुए थे। फ्रॉम पेटिशंस एंड प्रेयर्स टू पैसिव रेजिस्टेंस, सब देखा है हमने इस मूवमेंट में, कैसे पेटिशन भी करी गई थी हमारे मॉडरेट्स द्वारा, पैसिव रेजिस्टेंस भी करी गई थी, नॉन कोऑपरेशन भी हुई है। सब जो है ये स्वदेशी मूवमेंट में एमर्ज हुए हैं, और नॉन कोऑपरेशन वगैरह तो हमारे हम थ्रू आउट अपनी नेशनल मूवमेंट में अब आगे देखेंगे कि गांधी जी भी कैसे इस पर्टिकुलर चीज़ को अडेप्ट करेंगे, पैसिव रेजिस्टेंस को वो अडेप्ट करेंगे। जो हमारी नेशनल मूवमेंट की जो हम आज जानते हैं करंट पीरियड में कि ऐसे ऐसे नॉन कोऑपरेशन हुई थी, पैसिव रेजिस्टेंस हुई थी, तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट के पीरियड में ही एमर्ज हुए थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द रिचनेस ऑफ द मूवमेंट वॉज नॉट कन्फाइंड टू द पॉलिटिकल स्फीयर बट एनकम्पास्ड आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड इंडस्ट्री ऑल्सो। तो हम देख चुके हैं कि भाई जो मूवमेंट थी हमारी, ना ही सिर्फ पॉलिटिकल स्फीयर में जो है अपना इम्पैक्ट छोड़ा था, ये आर्ट, लिटरेचर, साइंस है, और जो हमारी इंडिजिनस इंडस्ट्रीज़ हैं उन्होंने भी इस पीरियड में बर्थ लिया था। काफ़ी सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ थी जिन्होंने इवन ब्रिटिश की इंडस्ट्रीज़ को भी टक्कर दी थी। और जो हमारी आर्ट थी, इसमें भी काफ़ी सारे आर्टिस्ट एमर्ज हुए थे, जो आज से पहले सिर्फ जो एरा थी आर्ट की वो विक्टोरियन स्टाइल डोमिनेटेड थी। लेकिन जो हमारे इंडिजिनस आर्टिस्ट थे जैसे अवनिंद्रनाथ टैगोर, तो उन्होंने अजंता, राजपूत, मुगल पेंटिंग्स वगैरह से इंस्पिरेशन ली थी, और अपनी खुद की एक आर्ट डेवलप हुई थी हमारी इस पर्टिकुलर पीरियड में स्वदेशी मूवमेंट के। लिटरेचर की भी काफ़ी डेवलपमेंट हुई थी इस पर्टिकुलर मूवमेंट में। साइंस तो हम पढ़ ही चुके हैं, जैसे हमारे जगदीश चंद्र बोस थे और प्रफुल्ल चंद्र रॉय थे, उन्होंने जो रिसर्च करी थी वो आज भी जो है दुनिया में जानी जाती हैं वो रिसर्चें। और काफ़ी सारी सोसाइटीज़ भी फॉर्म हुई थी, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट वगैरह जो 1907 में फॉर्म हुई थी, वो भी इस मूवमेंट के पीरियड में ही फॉर्म हुई थी। तो ये सब जो है काफ़ी डेवलपमेंट हुई थी, सिर्फ पॉलिटिकल डेवलपमेंट नहीं, पूरे एक एक्चुअल कल्चरल स्फीयर में डेवलपमेंट भी हुई थी, इंडस्ट्रीज़ में डेवलपमेंट हुई थी, और हमारी खुद की जो साइंस की जो फील्ड है, जो आज से पहले कह सकते हैं हम एक तरीके से कि जो साइंस ने तरक्की करी है इस कंट्री में, इस पीरियड से वो स्टार्ट हो गई थी वो तरक्की जो है। हमारे इंडिजिनस स्कूल सेटअप हुए, ऑब्वियसली हमने ब्रिटिश स्कूल्स को बॉयकॉट करना स्टार्ट कर दिया था, खुद के हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश हुए, तो काफ़ी कुछ हुआ पॉलिटिकल स्फीयर में नहीं, कल्चर, आर्ट, लिटरेचर,
इंडिजिनस एजुकेशन, बिजनेस, एंटरप्राइजेस, साइंस, हर चीज़ में एक तरीके से कहीं ना कहीं बदलाव तो आया था जो आज से पहले एब्सेंट था। नेक्स्ट हम आते हैं अपने फिफ्थ पॉइंट पे। पीपल वर नाउ अवेकन एंड नाउ दे लर्न टू टेक बोल्ड पॉलिटिकल पोजिशंस एंड पार्टिसिपेट इन न्यू फॉर्म्स ऑफ पॉलिटिकल वर्क। तो लोग अब जाग चुके थे, उन्हें अब ये एक्सपीरियंस भी हो चुका था कि भाई पॉलिटिकल पोजिशंस में पार्ट कैसे लेते हैं, पॉलिटिकली अवेयर थे वो, थैंक्स टू आवर लीडर्स एट द टाइम। भले ही वो इसको आगे ना ले जा सके हों मूवमेंट को बहुत ऊंचे स्केल पे, लेकिन उन्होंने ये जो फीलिंग है और जो अवेयरनेस है ये पैदा कर दी थी लोगों में। पॉलिटिकल पोजीशन की भी अब लोगों को एक तरीके से जो है उनके बारे में अवेयरनेस हो गई थी कि हाँ भाई पॉलिटिकल पोजीशन होती है तो ऐसे ऐसे हम लीड भी कर सकते हैं, हम अपनी आवाज़ भी उठा सकते हैं, हम बदलाव कर सकते हैं समाज में। लोगों में अब ये माइंडसेट आ चुका था। इसी माइंडसेट की वजह से लोगों ने अब पार्टिसिपेट करना भी स्टार्ट कर दिया था पॉलिटिकल वर्क में। तो अब हम आते हैं इस टॉपिक के अपने लास्ट पॉइंट्स पे, जिसमें पहला पॉइंट है कि भाई स्वदेशी कैंपेन जो थी उसने हेजीमनी को चैलेंज करा, कॉलोनियल आइडिया और इंस्टीट्यूशन की हेजीमनी जो थी। हेजीमनी इन द सेंस एक तरीके का जो राज था, जो प्राइमरीली इनकी डिक्टेटरशिप काइंड ऑफ थिंग थी उस ज़माने में, कि भाई जो है सिर्फ ब्रिटिश का है। तो इसको हमारी जो कैंपेन थी स्वदेशी कैंपेन, इसने एक बहुत बड़ा चैलेंज दिया था उस ज़माने में कि भाई हमारे खुद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स थे अब, ठीक है, हमारे खुद के अब अपने आइडियाज़ थे, अब हमारे खुद के अपने बिजनेसेस थे, खुद का हम प्रोडक्शन कर रहे थे, खुद के हमारे अब शिप बिल्डिंग कंपनीज थी, मतलब सब अब हमारा खुद का था। ऐसा नहीं था कि भाई कि हम सिर्फ कंज्यूम कर रहे हो इनके द्वारा बनाई हुई चीज़ों को। अब हमारे खुद के रिसर्च सेंटर्स थे, हमारी खुद की सोसाइटीज़ थी, हमारे खुद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स थे। हम अपने पैसे से ही, अपने फंडिंग से ही अपने स्टूडेंट्स को बाहर रिसर्च के लिए भी भेज रहे थे। हमारी स्वदेशी कैंपेन ने जो है इंडिजीनियस डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल निभाया है इस पूरे हमारी पूरी हमारी पूरी नेशनल मूवमेंट में और एक तरीके से हमारी कंट्री की हिस्ट्री में भी। तो ये जो हेजीमनी थी, ये डिक्टेटरशिप थी ब्रिटिश रूल की उस ज़माने में, इसको एक कड़ा चैलेंज दिया हमारे स्वदेशी कैंपेन ने। एंड अब हम आते हैं अपने लास्ट पॉइंट पे, जो कि है द फ्यूचर स्ट्रगल वाज टू ड्रॉ हैवीली फ्रॉम द एक्सपीरियंस गेन्ड। तो अब जो फ्रीडम स्ट्रगल, नेशनल मूवमेंट का स्ट्रगल, जो नेशनलिज्म का नेक्स्ट फेज आने वाला है 1919 के पीरियड से, उसने जो है कैसे इंस्पिरेशन ली है इस मूवमेंट से, इस मूवमेंट के इवेंट्स से, इस मूवमेंट के लीडर्स से, वो भी अब हम देखेंगे आगे अपने चैप्टर्स में। और ये जो मूवमेंट है एक तरीके से इंस्पायरिंग फैक्टर रह चुकी है हमारे नेक्स्ट लीडर्स के लिए। नेक्स्ट इन द सेंस जो अभी हमारे आने वाले हैं 1919 के पीरियड के बाद जो लीडर्स आएंगे, वो कैसे इस मूवमेंट से इंस्पायर थे, इवेंट से, इसके जो बेसिकली प्रिंसिपल्स थे मूवमेंट के, नॉन कॉपरेशन वाले प्रिंसिपल्स, पैसिव रेजिस्टेंस के। तो इन्हीं सब प्रिंसिपल से जो अब आगे आने वाले लीडर्स इंस्पिरेशन लेंगे। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी एक्सपीरियंस हो चुका है कि भाई नेशनल लेवल की मूवमेंट में एक्चुअली में पार्टेक कैसे करते हैं, कैसे ओपोजिशन होता है। इन्हीं सबको माइंड में रख के हमारा जो स्ट्रगल है कंटिन्यू होगा और इवेंचुअली जैसा कि हम जानते हैं इंडिपेंडेंस हम लेके ही रहेंगे। तो उनको भी हम डिस्कस करेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। आगे हम अपने इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे विद दी सूरत स्प्लिट, कि भाई सूरत स्प्लिट जो हुआ था आईएनसी का, वो हुआ क्यों था, वो हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।